हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों लेक्चर आपने मैग्नेटिज्म के देख लिए हैं। उनके क्वेश्चन जो होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइपोल के क्वेश्चंस। और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे हमारे लेक्चर को लेके। ठीक है बेटा। तो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे। ठीक है कि नहीं है। कितना फॉर्मूला था? 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक हो गया। यानी कि एक्सियल वेक्टर, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही थी जिधर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी। फिर हमने इक्वेटोरियल का निकाला। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के क्या थी? अपोजिट थी। क्या थी? अपोजिट। ठीक है कि नहीं है। और वैल्यू कितनी थी? माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। और मैंने कहा था अगर मैं एक्सियल के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो तो उनका रेशियो कितना आएगा? 2। ठीक है कि नहीं है। कहां पे ज्यादा होगा? एक्सियल लाइन पे ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं है। बी एक्सियल मैग्नीट्यूड अपॉन बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 आया करता है। ठीक है बेटा। अब हम अगला डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, या आप कहें मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट, एट एनी जर्नल पॉइंट। तीसरा केस देखते हैं बेटा। थर्ड वन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल बोल दो या बार मैग्नेट बोल दो, एक ही बात है बेटा। बार मैग्नेट भी डाइपोल एट जनरल पॉइंट। किसी जर्नल पॉइंट की हम बात करेंगे। ओके, देखते हैं बेटा। देखिए, ये मैं डाइपोल मान रहा हूं। ठीक है, इधर लेट्स से प्लस m है यानी कि नॉर्थ पोल है। इधर क्या है? माइनस m। इनके बीच की दूरी कितनी है? लेट्स से 2a। कितनी है? 2a। ठीक हो गया। इसको यहां पे इनका सेंटर है बेटा कहीं। लेट्स से यहां पे सेंटर है और यहां मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट T है। यहां पे मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? T। क्लियर हो गया। मैंने कहा था कि सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो यानी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो, एक्सियल पॉइंट हो, आपका इक्वेटोरियल हो या कोई जनरल पॉइंट हो, सर उसका आर वेक्टर कहां से ड्रॉ करना है? सेंटर ऑफ डाइपोल से। सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो सबसे पहली बात तो मैं ये से करूंगा, ये बना दिया बेटा। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा डायरेक्शन इस तरफ आ गई आर वेक्टर की। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आर वेक्टर। डायरेक्शन दिख रही है ना इधर की तरफ। ओके, अच्छा ये बताओ, अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहां है? सर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, -m2 +m। ठीक है, मैंने क्या किया? इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लिया? थीटा। ये m वेक्टर था बेटा। m वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल कितना मान लिया? थीटा। अब m, अगर ये t पॉइंट यहां होता इसकी लाइन पे तो ये क्या बन जाता? एक्सियल पॉइंट। और अगर इसके परपेंडिकुलर होता, इधर आ जाता, तो ये क्या हो जाता? इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखें तो न तो t पॉइंट बेटा इस m वेक्टर के लिए एक्सियल पॉइंट है और ना t पॉइंट m वेक्टर के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है कि नहीं है। बट हमने तो सर रिजल्ट्स देखे हैं एक्सियल पॉइंट के और इक्वेटोरियल पॉइंट के। ठीक है कि नहीं। तो काम कीजिए ना, इस m वेक्टर को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स आ ही सकते हैं आसानी से। तो इसके अगर कंपोनेंट तोड़ लेंगे तो किसी कंपोनेंट के लिए शायद ये एक्सियल बन जाए और किसी के लिए इक्वेटोरियल बन जाए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, ब्रेक करते हैं बेटा इसको। इधर की तरफ m वेक्टर का इधर कितना आएगा? m वेक्टर का सर इधर आएगा m कोस थीटा। m वेक्टर का कितना आ गया? m कोस थीटा। ओके, और बताओ बेटा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा सर, एक इसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर। ओके, और इधर की तरफ कितना आएगा? m साइन थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं लिखूं कि t पॉइंट एक्सियल पॉइंट है यानी एक्सियल लाइन पे है फॉर
किस डायपोल मोमेंट के लिए? m cos थीटा के लिए। किसके लिए? m cos थीटा के लिए। और t पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है किसके लिए? m sin थीटा के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए हमें पता है कि अगर कोई एक्सियल पॉइंट है किसी भी डायपोल मोमेंट के लिए, अब m को भूल जाइए, अब दो डायपोल मोमेंट आ गए मेरे पास, एक की बजाय कितने आ गए? दो, m cos थीटा और m sin थीटा। ठीक है सर, m cos थीटा के लिए t पॉइंट क्या बन गया है? एक्सियल पॉइंट। और m sin थीटा के लिए क्या बन गया है? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब देखते हैं बेटा, इस t पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर होंगे? क्लियर हो गया? अब मेरे को बताओ सर, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होता है, ठीक है, जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। सर m cos थीटा इधर है, इसी के लिए ये एक्सियल है, तो इधर की तरफ मेरे को क्या मिलेगा? B1 बोल देता हूं बेटा, B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m cos थीटा। ठीक है कि नहीं है? अब m sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, B1 और m cos थीटा की डायरेक्शन में आएंगे। अब m sin थीटा की वजह से t पॉइंट पे सर इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट के क्या आएगा? अपोजिट आएगा। सर m sin थीटा की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसकी वजह से जो t पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो इसको मैंने क्या बोल दिया? B2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे को बताओ B1 क्या है? B1 मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m cos थीटा। B2 बताओ भाई, B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m sin थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब डायरेक्शन तो मैंने बताई थी बेटा, ये स्केल होंगे, इसके क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, B1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड। ठीक है कि नहीं? सर मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्सियल था सर, एक्सियल के लिए यहां पे क्या था? 2। यहां पे क्या आएगा सर? वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगी जिसके लिए एक्सियल है। अब m के लिए एक्सियल नहीं है, ये किसके लिए एक्सियल है? सर m cos थीटा के लिए। किसके लिए? m cos थीटा के लिए। और बाय में क्या था? r3। बाय में क्या था? r3। क्लियर हो गया? B2 बता बेटा, B2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई, माइनस में लगाना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सर यहां पे क्या आता था? सर वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता था जिसके लिए पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल तो बेटा m sin थीटा के लिए है। और बाय में क्या आ गया? r3। बाय में क्या आ गया? r3। अब अगर मैं कहूं B नेट की वैल्यू निकालो, B1 B2 दोनों ही लगे हैं, और B1 B2 के बीच में एंगल कितना है? सर 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो B नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू यहां पे अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर 4 m स्क्वायर को स्क्वायर थीटा बाय में r की पावर 6 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे का स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में r की पावर 6। अब यहां से बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर बाहर लेके आओगे, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, m स्क्वायर बाहर लेके आओगे m आ जाएगा बाहर, r6 बाहर लेके आओगे अंडर रूट से क्या आ जाएगा? r3। क्या आ जाएगा? r3। क्लियर हो गया? तो देखिए आगे क्या पड़ेगा? B नेट की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m बाय r3 अंडर रूट। देख लीजिए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, m स्क्वायर का m बाहर आ गया, r6 का r3 बन के बाहर आ गया, अंदर बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं स्प्लिट कर लेता हूं ऐसे, m/r³। इसको लिख सकता हूं बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 बन गया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³, अंदर क्या बच गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया भाई बी नेट। क्या आ गया? बी नेट। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, अगर थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो सर ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट इधर आएगा तो एक्सियल का रिजल्ट आना चाहिए। किसका रिजल्ट आना चाहिए? एक्सियल का। चेक कर लीजिए, अगर थीटा को 0 पुट करोगे, cos 0 कितना आ गया 1, यहां पे आ गया 3 + 1 4, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³, 2m/r³। समझ में आ गया? तो एक्सियल का रिजल्ट आ गया। अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ऐसे, यानी पॉइंट क्या बन जाएगा? इक्विटोरियल। क्या बन जाएगा? इक्विटोरियल। तो यहां पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट करता हूं, cos 90 कितना हो गया 0, तो रूट में 1 बच जाएगा, 1 रूट यानी कि 1, तो वही मैग्नीट्यूड आएगा जो इक्विटोरियल का आना चाहिए था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³। ठीक है? नहीं ऐसा कर लीजिए, फर्स्ट केस कर रही थीटा अगर 0 हो, थीटा अगर क्या हो 0, तो बी नेट क्या आ गया? बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से 2 आ गया था 2m/r³, वही एक्सियल वाला आ गया। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो बी नेट की वैल्यू कितनी आ गई? बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अंदर वाला तो 1 बन गया था बेटा, cos 0 1 और cos 90 0, ये तो 0 हो गया, 1 + 0 1, 1 का रूट 1, तो m/r³। ये इक्विटोरियल का केस था। किसका केस था? इक्विटोरियल का। अब ध्यान से अगर आप देखो, सर बी नेट आएगा किस तरफ? बी नेट बेटा इस तरफ आएगा, बी नेट। क्लियर होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे को बी नेट का एंगल निकालने को बोल दिया जाए, लेट से बीटा, लेट से क्या है? बीटा की जगह अल्फा मान लो। कितना मान लो? अल्फा। तो कैसे निकालोगे? ये कुछ ऐसा है, मैं अलग से बना देता हूं। अगर मैं इस टी पॉइंट पे देखूं, इस टी पॉइंट पे एक तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज B1, एक इधर की तरफ था, दैट इज B2। इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? सर टेल से टेल मिली है तो पैरेललोग्राम से आएगा। सर इधर की तरफ आएगा मेरा बी नेट। बी नेट, बी नेट ने B1 के साथ लेट से अल्फा एंगल बना लिया। कितना एंगल बना लिया? अल्फा। अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन भी निकालने को बोली जाए, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, सर ये B2 है तो ये भी क्या आ जाएगा? B2 परपेंडिकुलर बाय बेस, B2 बाय B1, B2 बाय B1। B2 क्या था? B2 की वैल्यू कितनी थी? B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा बाय r³। ठीक है कि नहीं है? B2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा बाय r³, और B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा बाय r³। बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया, m से m गया, r³ से r³ गया, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है बेटा 1/2 साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या आ गया? टेंजेंट थीटा। तो ये आपका रिलेशन भी आ गया बेटा थीटा और अल्फा के बीच का। अगर आपको थीटा पता है तो आप नेट में बी नेट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो B1 के साथ। समझ में आ गया? तो बेटा मैग्नीट्यूड निकल गया बी नेट का, बी नेट का डायरेक्शन निकल गया, तो पूरा बी नेट वेक्टर आ गया। क्या गया है? बी नेट वेक्टर। होप सो समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़े, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनका जो भी आपने पढ़ा है इनका यूज करना है। मान लो एक डाइपोल ऐसे पड़ा है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड m1 है। दूसरा डाइपोल ऐसे पड़ा है बेटा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? m2। ठीक है कि नहीं है? m1 और m2। ठीक है, इनकी सेंट्रल लाइन यहां से पास हो रही है ऐसे। मान ले बेटा ये r दूरी पे हो, ये P पॉइंट था जो इसकी सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पे है? r दूरी पे। यहां से भी इसकी सेंट्रल लाइन से ये पॉइंट भी कितनी दूरी पे है?
r दूरी पे, और हमें बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p, इस p के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से एक बात बताओ, इस m1 वाले डाइपोल के लिए तो p पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट, कैसा है, एक्सियल पॉइंट, और m2 वाले के लिए जो p पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है कि नहीं है। तो करना ही कुछ नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट p, मैग्नेटिक फील्ड एट p किस किस का वेक्टर सम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m1, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, अलजेब्रिक सम तो होने से रहा, ठीक है, वेक्टर सम इनका करना पड़ेगा। तो अगर p के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड m1 की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड m2 की वजह से, उनका क्या कर दो, वेक्टर सम, क्या कर दो, वेक्टर सम। तो चलिए m1 निकालते हैं, bm1 एक्सियल था सर, ठीक है कि नहीं। और आपको ये बेटा जब तक ना बोला जाए आप ये मान के ही चलोगे, जो ये ऑब्जर्वेशन दूरी है वो इसके डायमेंशन से काफी बड़ी, ठीक है, ए इसकी ये वाली साइड है, यस सर, ठीक है कि नहीं है, ओके। तो बताओ क्या फॉर्मूला था सर, एक्सियल पॉइंट है तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू m1 बाय आर क्यूब, तो m1 बाय आर क्यूब। डायरेक्शन किधर आ गई सर, इसकी डायरेक्शन मान लो ये क्या है बेटा, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, क्लियर होगा। तो इसका bm1 जो आएगा, bm1 इस तरह से आएगा बेटा, bm1 की डायरेक्शन इधर आएगी भाई, हो bm1 की डायरेक्शन इधर आएगी, साउथ टू नॉर्थ, जिधर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उधर ही उसका मैग्नेटिक फील्ड bm1। और bm2 सर मान लीजिए यहां पे क्या है, साउथ, और यहां पे क्या है, नॉर्थ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। डायपोल मूवमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल मूवमेंट के क्या आता है, अपोजिट आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेट m2 की डायरेक्शन ऊपर है तो सर इसका जो bm2 आएगा वो क्या आ गया है, नीचे, क्या आ गया है, नीचे, और दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे, किस पे है, 90 डिग्री पे। तो अगर मैं कहूं कि मान ले भाई, मैं इसे ऐसे कह देता हूं, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये डायरेक्शन। तो सर उधर की तरफ आया है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आई कैप, प्लस है आई कैप, ओके, प्लस, अरे यार इक्वेटोरियल bm2, इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2, क्योंकि m2 की वजह से था, बाय में r क्यूब। और डायरेक्शन बता भाई, डायरेक्शन जो आई है, डायरेक्शन जो आई है सर वो आई है माइनस जे कैप में, माइनस है जे कैप में। तो बता, अगर मैं bp का मैग्नीट्यूड निकालूं, bp का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, bm1 का स्क्वायर प्लस bm2 का स्क्वायर, सिंपल। बी नेट निकालना है सर, बी नेट तो इधर की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया बी नेट, क्लियर हो गया। पहले जैसे निकाला था एंगल देख लेना बेटा, इसको अल्फा मान लो, ठीक है, टेंजेंट अल्फा निकाल के कर दो, क्लियर हो जाएगा, कर लोगे ये। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कर लोगे, वैल्यूज ही पुट करनी है अब तो। अब देखो बेटा, दो मैग्नेटिक डाइपोल्स यहां पे मैंने रख दिए हैं, बाद मैग्नेट्स कह सकते हो, ठीक है कि नहीं है। और ऐसे मान के चलो इधर की तरफ क्या है इसका, नॉर्थ पोल, इधर की तरफ क्या है इसका, साउथ पोल, ओके। यहां पे भी लेट से साउथ पोल है और यहां पे भी क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब मैं इन दोनों के सेंटर से, की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर है, कितनी है, आर। हमें क्या निकालना है कि दोनों मैग्नेट्स या दोनों डाइपोल्स एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं है बेटा। एक के ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है, m1 की वजह से m2 पे निकाल लेते हैं, ठीक है, वही m2 m1 पे लगा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जरा,
ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ माइनस एम बोल देते हैं, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्लस एम बोल देते हैं। क्लियर होगा कि नहीं होगा? इसकी जो दूरी है, इसकी पूरी पूरी सेपरेशन है, मतलब तो कहीं की मैग्नेटिक लेंथ लेट से 2a है। कितनी है? 2a। तो आप एक बात याद रखना, अगर एक्सप्रेशन में कहीं पे भी m इंटू 2a आ गया, m इंटू 2a आ गया, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? उसको मैं लिख दूंगा कैपिटल M2, कैपिटल M2। क्लियर हो गया कि नहीं होगा भाई? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैंने m और माइनस m, स्मॉल प्लस m, स्मॉल माइनस m, और मैग्नेटिक लेंथ कितनी मान ली? 2a। तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, आइदर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में सेपरेशन बिटवीन देम, तो इसको क्या लिख दूंगा? m इंटू 2a को पक्का क्या लिख दूंगा? M2। ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये समझिए कि इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे, इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे दो क्या पड़े हैं? दो मैग्नेटिक मोनोपोल्स पड़े हैं, दो मैग्नेटिक मोनोपोल्स पड़े हैं, माइनस एम और प्लस एम। ठीक है बेटा। अब सर ये जो दूरी थी ये कितनी थी? सर ये यहां से यहां तक तो a थी। ओके कोई बात नहीं, यहां से यहां तक सर a थी, टोटल 2a थी। अब एक काम करो, इस माइनस एम पे इस n की वजह से क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, m1 की इस, ये समझिए इस डाइपोल m1 की वजह से इस स्मॉल m पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? क्योंकि मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। किसका मैग्नेटिक फील्ड है? m1 का मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर पक्का क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखो, इसी तरह इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा m1 की वजह से। ध्यान से देखो भाई आप, इस, अच्छा अगर मैं कहूं m1 की डायरेक्शन तो ये है, हाँ सर m1 की डायरेक्शन ये है, तो m1 की डायरेक्शन अगर ये है तो इस पूरी एक्सियल लाइन पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस आई कैप में होगा। किसमें होगा? प्लस आई कैप में। मैं कह सकता हूं ये जो m1 कैप है, m1 कैप जो है, m1 कैप वो किधर की तरफ है? आई कैप की। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? m1 कैप क्या है? आई कैप। ठीक है, यानी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, प्लस आई कैप में। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, तो सर ये माइनस एम है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। क्या लगेगा? अपोजिट। तो मैं इसको कह देता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो एम थी, माइनस मत लगाना अब, क्योंकि माइनस सर डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन मैंने पहले स्पेसिफिक कर ली है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखा देते हैं b1, क्योंकि दूरी, यहां की दूरी अलग है, यहां की दूरी अलग है। और सर ये प्लस एम है, प्लस एम पे जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है सर प्लस आई कैप में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसकी तरफ लगेगा। ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी थी मोनोपोल की? m, और मैग्नेटिक फील्ड यहां के लिए कितना मान लेते हैं? b2। क्या मान लेते हैं? b2। अब मेरे को सोच के बताओ, b1 ज्यादा होगा तो b2 ज्यादा होगा? सर हमें पता था ये जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ड्यू टू डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? r क्यूब। क्या आता है? r क्यूब। तो ज्यादा दूरी कम मैग्नेटिक फील्ड, कम दूरी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब सर नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, नेट फोर्स ऑन m2, m2 के ऊपर नेट फोर्स, ठीक है, एफ नेट अगर मैं लिखूं तो किसके इक्वल आएगा भाई? वेक्टर सम कर देते हैं, m b1, ठीक है कि नहीं है, और डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस आई कैप प्लस m b2, डायरेक्शन क्या आ गई? आई कैप, वो भी प्लस का। ठीक है, ज्यादा किसकी वैल्यू है? b1 की। तो एफ नेट जो निकल के आएगा m b1 माइनस m
B2 और जो डायरेक्शन आएगी बेटा वो आएगी माइनस आई कैप में। ठीक है, माइनस माइनस ऐसे भी प्लस हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं है। बट यहाँ पे जो एफ नेट आएगा वो आएगा सर माइनस आई कैप में, क्योंकि B1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ B1 की और B2 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको इधर की तरफ तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, MB2। ओके, अब देखो भाई, B1 B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B1, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए। B1 सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये जो मोनोपोल है ये इस सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पे है सर, यह सेंटर से सेंटर R थी, ये A थी, तो ये दूरी कितनी बच गई, R माइनस है। कितनी बच गई, R माइनस है। तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सियल पॉइंट है तो 2m1, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, m1 की वजह से, और दूरी कितनी होगी भाई, R माइनस A का क्यूब। ऑप्स समझे, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से सर, मैग्नेटिक फील्ड है M1 की वजह से। किसकी वजह से, M1 की वजह से, ठीक है कि नहीं है। और एक्सियल लाइन पे है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पे, एक्सियल पे था तो 2, किसकी वजह से था, M1 की वजह से, तो M1। तो और इस पॉइंट की दूरी इसकी सेंटर लाइन से सर, सेंटर टू सेंटर R दूरी थी, बट मेरे को दूरी तो ये चाहिए, तो सर R में से अगर एक हटा दो तो यही बचेगी। क्लियर हो रहा है, R माइनस है। ओके, सिमिलरली अगर मैं B2 की वैल्यू निकालूं, B2 भी एक्सियल पॉइंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, एक्सियल था 2, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो सर, M1 की वजह से। कितनी दूरी पे सर, यहाँ पे कितनी दूरी पे है सर, यहां से यहां तक R था, और उसमें A और जोड़ दें तो यहां पहुंच जाएंगे। यहां पे कितना आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो F नेट जो आया मेरा, M कॉमन निकाल लिया बेटा, B1 म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन R माइनस A का क्यूब, बीच में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, B2 की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर नहीं था बेटा, क्यूब था ये। ठीक है, गलती से लिख दिया, और पूरी ब्रैकेट में माइनस आई कैप था, पूरी ब्रैकेट में माइनस आई कैप। ठीक है बेटा, और कॉमन निकाल लो, m कॉमन निकाल लिया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल लिया, 2m1 कॉमन निकाल लिया। ओके, यहां पे क्या बच गया, 1 अपॉन R माइनस A का क्यूब, यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस A का क्यूब, और मल्टीप्लाई में माइनस आई कैप। ओके, अब एक काम करते हैं, इनमें से R कॉमन और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, R और कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो फिर क्या बन गया, M म्यू नोट 2m1 अपॉन 4 पाई, साफ दिखाई दे रहा है ना, कोई इशू तो नहीं, हाँ ठीक है। R कॉमन निकालोगे तो R क्यूब आएगा भाई बाहर, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया, A बाय R का क्यूब। ठीक है बेटा, दोनों में से R कॉमन निकाल लिया, माइनस 1 अपॉन, इसमें से भी निकाला है तो ये बन गया 1 प्लस A बाय R का क्यूब, और डायरेक्शन माइनस आई कैप, बिल्कुल। अब बेटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, M म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M1 अपॉन R क्यूब, इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस A बाय R की पावर -3 माइनस 1 प्लस A बाय R की पावर -3 और माइनस आई कैप। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताइए, जब मैंने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो आप मान के चलोगे कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इसकी डायमेंशन ऑफ डायपोल से काफी बड़ा, तो यानी यहां पे आप बोल रहे हो कि जो R है वो काफी बड़ी वैल्यू रखता है A से। ठीक है कि नहीं है,
अगर आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है और हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स। कब? इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाए 1 से। अब ध्यान से होते हो, ये एक्स की तरह है, ये 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू एक से क्या है? छोटी, क्योंकि ए बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, तो ए बाई आर बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो यानी यहां पे 1 प्लस एन एक्स जैसा फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं, ये आ गया भाई एम म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1/r³ 1 माइनस माइनस प्लस 3a/r, माइनस था इसको ब्रैकेट बस कर ले, ये माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 3a/r, और ब्रैकेट में माइनस आई कैप, ब्रैकेट में माइनस आई कैप। अगर जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा बेटा, ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूं यहां से, देखिए ब्रैकेट को खोलूंगा तो प्लस वाला तो माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, ये तो माइनस रही, क्या हो गया? प्लस। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं फिर ब्रैकेट को, ये ऐसे रुक जाओ, इसको लिख देता हूं 1 माइनस, ओके, +1 -1 गया बेटा, 3a/r प्लस 3a/r, क्या 6a/r? तो नहीं, यहां पे जो एफ नेट की वैल्यू आई वो आई है m म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1/r³ अपॉन मल्टीप्लाई में 6a/r, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? माइनस आई कैप। क्या आ गया? माइनस आई कैप। ठीक है कि नहीं है? अब मेरे को सोच के बताओ भाई, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1/r⁴, यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 × 2a × m मल्टीप्लाई में माइनस आई कैप, बटा 6 था, 3 × 2 = 6, m को मैं यहां उठा लाया, ए जो था मैंने अभी लिखा था सर m × 2a, कहीं पे भी लिखा होगा तो m2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? m2। तो ये जो बन गया ना m × 2a, ये क्या बन गया बेटा? m2। क्या बन गया? m2। तो लिखेंगे बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m1/r⁴ इंटू में 3m2 मल्टीप्लाई में माइनस आई कैप, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3×2 = 6, तो 6 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m1m2/r⁴ मल्टीप्लाई में माइनस आई कैप। क्या आ गया बेटा? मेरा एफ नेट। क्या गया है? एफ नेट। दिस इज माई एफ नेट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया हो। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, 6 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1m2/r⁴, और डायरेक्शन बेटा माइनस आई कैप में, माइनस है आई कैप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कर लोगे? देख लीजिएगा बेटा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा इससे। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां से एक ये लगा लीजिए, एक लो हम डिराइव करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला कहा जाता है, वो कूलम्स लो जैसा है। कहे तो जो फॉर्मूला हम निकालेंगे, ठीक है, जो यहां पे डिराइव होगा, वो क्या होगा बेटा? वो कूलम्स लो इन मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, उसको बायोट सावर्ट्स लो बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। किसकी वजह से? मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा।
मान लो एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, ठीक है कि नहीं है, और वो भाई चल रहा है, इसकी लाइन ऑफ मोशन इधर की तरफ, वो इधर की तरफ चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है कि नहीं है, v इसकी वेलोसिटी है, या मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो v स्पीड बोल सकते हो। और मेरे को यहां पे इस पॉइंट पे, इस t पॉइंट पे, इस t ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या हुआ है, मास अगर अभी तो नहीं चाहिए, मास अगर चाहिए तो हम मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। और यहां पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये जो भी होगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हमने देखकर फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो जब भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, सबसे पहले तो उस चार्ज को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिला दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे बेटा आर वेक्टर। आर वेक्टर की टेल हमेशा कहां पे होगी, आर वेक्टर की टेल होगी सर चार्ज पार्टिकल पे, और हेड कहां पे होगा, उस पॉइंट पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है कि नहीं है। आर जो वेक्टर बनाओगे उस आर वेक्टर की एक तो क्या होगी, हेड होगी, और एक क्या होगा, टेल। हेड कहां पे होगा, एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हेड कहां पे होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, और टेल कहां पे होगी, एट चार्ज। तो आर वेक्टर की टेल चार्ज के ऊपर होगी, और हेड कहां पे होगा, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जहां पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। तो देखिए बेटा, मान लो इस आर वेक्टर ने और इस थीटा वेक्टर, आर वेक्टर ने और वी वेक्टर ने एंगल कितना बना लिया, थीटा, वी वेक्टर ही बना लिया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चाहिएगी। तो वी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि चार्ज कितना है। चार्ज अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, अगर चार्ज की वैल्यू कम, उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, कम। फिर हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर स्पीड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अगर स्पीड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कम, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और साथ के साथ हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो दूरी है, जितनी दूरी पे है उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। और साथ के साथ मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा V और R के बीच का एंगल, ठीक है। इन सबको जब मैंने इकट्ठा मिलाया ना बेटा, तो आता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू V बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाएंगे तो आएगा इक्वल टू का साइन, एक कांस्टेंट, यहां का कांस्टेंट बेटा कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। बट सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, का मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। मेरे को तो डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन ऑफ बी किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल, या एक है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है कि नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे उसी रूल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। करेंगे कैसे भाई, सबसे पहले पाम रूल की बात कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले ये आसान रहता है, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाता है। सबसे पहले अपने राइट हैंड की,
राइट हैंड के थंब को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर लीजिए। कर लिया सर। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ वी वेक्टर की तरफ बेटा क्या कर लिया है, थंब को, और वी वेक्टर की मतलब आर वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को ओपन कर लीजिए, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ओपन कर लीजिए। सर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो उधर की तरफ, क्लियर हो गया। अब जो पाम की डायरेक्शन है, हथेली की जो डायरेक्शन है, वही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सर अगर वी को ऐसे किया, वी की तरफ कर दिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ ओपन कर दिया हाथ को, तो पाम आया सर बोर्ड की तरफ। बोर्ड मतलब इनवर्ड, क्या है, इनवर्ड। और इनवर्ड डायरेक्शन को बेटा ये और देख लीजिए ध्यान से, बहुत काम आएगी। अगर ऐसे है तो ये क्या डायरेक्शन है, इनवर्ड। और अगर कहीं डॉट लगा दिया तो ये क्या है, आउटवर्ड। क्या है, आउटवर्ड। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इस टी पॉइंट पे देखूं तो बताओ बेटा डायरेक्शन किधर आई होगी मैग्नेटिक फील्ड की। सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है इनवर्ड। ओके। अगर मैं यहां पे कोई मेरा लेट्स से पी पॉइंट, क्या है, पी पॉइंट, तो सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वी वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स ओ थंब, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ हमने फिंगर्स को ओपन कर लिया, कर लिया, ऐसे ही होगा। पाम की डायरेक्शन की तरह आपकी तरफ, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो क्या आया है, आउटवर्ड। क्या आया है, आउटवर्ड। ओके। मैं कहता हूं यहां कोई एस पॉइंट, यहां पे बताओ डायरेक्शन किधर होगी। सर वी की डायरेक्शन में, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सर नीचे की तरफ है, बिल्कुल उसकी तरफ डायरेक्ट कर लीजिए। पाम की तरह ही है अंदर की तरफ, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इनवर्ड। यहां पे कोई एल पॉइंट है, एल पॉइंट पे किधर आएगा, सर वी डायरेक्ट वी की डायरेक्शन में, थंब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फिंगर्स ओपन कर ली, तो पाम किधर आई, आपकी तरफ, यानी आउटवर्ड। यहां पे आ गई आउटवर्ड। होप सो समझ में आया होगा आपको, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब सर इसका वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल भी कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा हो जाता है कि सबसे पहले अपने फिंगर्स को ओपन कीजिए वी की तरफ, और फिर की तरफ लेके जाइए, आर वेक्टर की तरफ कीजिए, जिधर थंब आएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, अटपटा सा लगेगा। ठीक है, इसलिए आप किसको यूज कर लीजिए, पाम रूल को। किसको, पाम रूल को। ठीक है, इसको यूज कर लीजिए, कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते इसमें। ओके। अब इसका वेक्टर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखो, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके। अब सर अगर मैं इस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहा तो एक काम करता हूं सर, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या कर दिया, डिवाइड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये बी जो आया वो आ जा भाई म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने लिख दिया सर, स्क्वायर था तो क्यूब हो गया। अब मेरे को पता है थीटा वी और आर के बीच का एंगल है, वी और आर के बीच का क्या है, एंगल। अगर मैं बी वेक्टर बनाना चाहूं तो आएगा फॉर्मूला म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या हो, अगर v, ये v का मैग्नीट्यूड, ये r का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल क्या है, साइन। तो इसको मैं लिख सकता हूं v क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, अपॉन में r क्यूब। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या v वेक्टर क्रॉस है r क्रॉस v मत कर देना, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, v से r की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले थंब v की डायरेक्शन में, फिंगर्स r की डायरेक्शन में, और जो पाम होगी वो b की डायरेक्शन में। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिएगा, v की डायरेक्शन में थंब ऑफ राइट हैंड, थंब ऑफ राइट हैंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं,
ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। वी वेक्टर की डायरेक्शन में थंब ऑफ राइट हैंड, आर वेक्टर की डायरेक्शन में ओपन फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ओपन फिंगर ऑफ राइट हैंड। तो बेटा बी वेक्टर की डायरेक्शन में कौन आएगा? पाम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वी से आर की तरफ, ठीक है, थंब पहले वी की तरफ थंब, और आर की तरफ ओपन फिंगर्स, जो पाम आएगी वो किसकी डायरेक्शन दे देगा बेटा? वी की डायरेक्शन। एक बात याद रखिएगा, यहां पे क्यू को यूज करना है, यूज विद साइन। बेटा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब भी इस फॉर्मूले में चार्ज को पुट करेंगे, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं स्पेशली, वेक्टर फॉर्म में जब भी चार्ज को यूज करोगे, ठीक है कि नहीं है, तो आप विद साइन यूज करोगे। नहीं तो बेटा अगर साइन के हिसाब से यूज नहीं करनी तो एक और चीज सुन लीजिए, अगर आप चाहते हो मैं साइन के हिसाब से नहीं यूज करूंगा, तो फिर बेटा हमेशा चार्ज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है कि नहीं? तो याद करना, थोड़ा सा अटपटा हो जाए, कई बार भूल जाते हैं, क्या पता इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जा रहा हो, ठीक है, फिर आपको याद ना रहे, आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकाल दें। बस एक बात याद रखना, जब भी चार्ज की बात आई, ठीक है, चार्ज को विद साइन यूज करना है, विद साइन यूज करना है। ओके, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब छोटी छोटी सी बात, अगर वेक्टर प्रोडक्ट आया है तो कुछ तो अच्छी चीजें लेके आया होगा। सबसे पहली बात, बी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। एक तो बी वेक्टर वी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरी बात बेटा, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। थर्ड वन बेटा, बी वेक्टर इज perpendicular to plane that contain v vector and r vector। बेटा बी वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन के अंदर वी और आर आते हैं। ओके, फोर्थ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस प्लेन, या रेफरेंस पॉइंट बोल दीजिए। ऐसा क्यों भाई? चार्ज तो इनवेरिएंट है, चार्ज इनवेरिएंस है, चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। आर डिस्प्लेसमेंट है, वो भी क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। बट जो वी है, वी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है? फ्रेम डिपेंडेंट। इसलिए अगर वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है तो बी भी क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है कि नहीं है? रेफरेंस फ्रेम बोल दीजिए और थोड़ा सा याद रह जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज वी इज वी वेक्टर इज वी वेक्टर इज फ्रेम डिपेंडेंट। वी वेक्टर इज फ्रेम डिपेंडेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा ये सब इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है कि बी वेक्टर वी के परपेंडिकुलर है, आर के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अंदर आपका वी और आर आता है। और साथ ही साथ सर बी वेक्टर डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, इसलिए बी को भी फ्रेम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? इससे नेक्स्ट चले बेटा, इसे नेक्स्ट चलते हैं, बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ये एक तरह का क्या है?
कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट। ठीक है कि नहीं है? ये कूलम्स लॉ है किसका? मैग्नेटोस्टैट का। ओके, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक डीएल लेंथ का वायर का टुकड़ा है और उसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। इसको बोलते हैं बेटा करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, छोटी सी लेंथ, उसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमें 0.4 चाहिए होता था, ठीक है, अब की बार हमें 0.4 तो यहां से मिलेगा नहीं, 0.4 तो मिलेगा नहीं, 0.4 जो मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट लिख देता हूं आई डीएल। आई और डीएल की मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। आईडीएल की मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। ओके, यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है टी। यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? टी। ये डीएल बहुत ज्यादा दिखाया है, बट इतना ज्यादा लेंथ होती नहीं है, वो छोटी सी लेंथ होती है, बिल्कुल जरा सी। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम ज्यादा सा डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाते। ठीक हो गया कि नहीं होगा? फिर हमें क्या करना है? इसकी वजह से, क्योंकि मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएंगे। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे क्या निकालेंगे बेटा? हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए तो सर आप इसके आर वेक्टर तैयार कर दीजिए। आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन बेटा करंट एलिमेंट पे उसका क्या होता है? टेल। और हेड कहां पे होता है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। ठीक है कि नहीं है? तो अगर छोटा सा करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा? छोटा सा। इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, इसने कहा वो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के। करंट एलिमेंट अगर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा बनाएगा, करंट एलिमेंट अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा? ज्यादा। और करंट एलिमेंट के बीच में और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है किसके अलोंग होती है? अलोंग करंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? करंट के अलोंग होती है। जिधर करंट होगा उधर ही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वही जैसे पीछे किया था, आता उसी से है बेटा। ठीक है कि नहीं है? उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बना रहे हैं, है वही चीज। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही तो मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिंगल उसके बात कर लूं तो एक ही, बहुत सारे चार्जेस होंगे। ठीक है, हर एक चार्जेस का यहाँ पे क्या निकाल रहे होंगे? बी निकाल रहे होंगे। अब उसी को इकट्ठा करके देख रहे हैं तो हमें करंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बड़ी सी बात नहीं है। और साथ ही साथ बेटा डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। अब इन सबको इकट्ठा किया जाए तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। कांस्टेंट की वैल्यू वही बेटा, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखनी है बेटा। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आर से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। आर से क्या कर दो? डिवाइड। आर से क्या कर दो? ओहो, क्या कर लेते हैं? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर क्यूब, यहां पे आर साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन की बात हुई। करंट एलिमेंट में एक तो करंट है और एक डीएल है। अगर उसकी डायरेक्शन है तो सर करंट की डायरेक्शन है ना? करंट की तो डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन हम ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसको जब स्केलर बोल दिया तो उसकी डायरेक्शन हम स्पेसिफाई, मतलब उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो सर अगर आपने आइडियल की डायरेक्शन की बात की है तो करंट के पास तो डायरेक्शन नहीं है, तो किसके पास है? डीएल के पास। और डीएल की वही डायरेक्शन है जो किसकी डायरेक्शन है? करंट की। डीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। यानी यहां पे आप ये कह दीजिए करंट की डायरेक्शन उधर थी, यानी डीएल की डायरेक्शन ये है। डीएल के बीच में और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है सर, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं, डी बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई आ गया बाहर,
डीएल है, आर है, और उनके बीच के एंगल का साइन है। तो क्या मैं इसको डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दूं, और बाय में क्या आ गया, आर कैप, बाय में क्या आ गया, आर कैप। तो बेटा ये आपका क्या हो गया है, बायोट सावर्ट्स लॉ। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर बाय में आर क्यूब। ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ये पहले वाले से ही याद है यार। अब यहां पे देखो, अगर मैं इस क्यू को क्या लिख सकता हूं, आई इंटू डी टी। अगर मैं इस क्यू को लिखना चाहूं, इस क्यू को क्या लिख सकता हूं सर, करंट इंटू टाइम आई डी टी, छोटा सा करंट। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, आई डी टी बाय में आर क्यूब, और यहां पे क्या था, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर। मेरे को बताओगे वी किसकी वेलोसिटी थी, वी थी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। सर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी dt टाइम के लिए चले, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यानी चार्ज पार्टिकल dt टाइम के लिए चले, तो सर v इंटू डी अगर करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम अगर करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट। भाई चार्ज पार्टिकल अगर यहां से चला है, चार्ज पार्टिकल के पास क्या था, क्या था, इसके पास क्या थी, वेलोसिटी थी। अगर ये dt टाइम के लिए चला हुआ तो यहां पहुंच गया होगा, इसने कुछ तो लेंथ ट्रेवल करी होगी कि नहीं करी होगी। ये t इज इक्वल टू 0 था, ये t इज इक्वल टू डी टी था। तो सर v इंटू डी टी, क्या v इंटू डी टी, आई की जगह आई, v इंटू डी टी किया तो क्या ये dl वेक्टर आ गया, क्रॉस था तो क्रॉस, आर वेक्टर था तो आर वेक्टर, और बाय में क्या था, आर क्यूब था। अरे सर ये तो बायोट सावर्ट्स लॉ है। अरे मैंने कहा था भाई ये बायोट सावर्ट्स लॉ ही है। यहां पे सिंगल चार्ज के लिए किया मैंने, और जब यहां पे एक करंट एलिमेंट की बात हुई तो ढेरों चार्ज पार्टिकल की बात होगी। ठीक है कि नहीं बेटा, आएगा तो वहीं से। होप सो आपको समझ में आया हो कि ये और ये सेम ही चीज है। वो सिंगल चार्ज का था, ये बहुत सारे चार्जेस का इकट्ठा है। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। फिर अगेन वही बात बेटा, dB वेक्टर dl वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिसके अंदर dl वेक्टर और r वेक्टर आता है। ठीक है, जिस प्लेन ने dl वेक्टर और r वेक्टर को कंटेन कर रखा है, dB वेक्टर उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। पिछली बार क्या था, v वेक्टर और r वेक्टर की बात थी। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। यही सब बातें बेटा यहां पे लिख देते हैं, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेन r वेक्टर एंड dl वेक्टर। कोई नई बातें नहीं है बेटा, वो बिल्कुल एज इट इज है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर। ठीक है कि नहीं है, वायर के अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। देखिए ये है बेटा, एक एक एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है बेटा, लेट्स से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा यहां पे, कलर ये कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा यहां पे, उस वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ये जो लाइन है यहां पे, इसको बोल देते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है टी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा टी। ओके, और ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये इस
करंट कैरिंग कंडक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। लेट्स से इसकी दूरी को मैं बोल देता हूं ए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर इज ए। ये ऊपर वाला सिरा, ये क्या है, नीचे वाला सिरा, ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करते हैं, बट बायोट सावर्ट्स लॉ के लिए आपको करंट एलिमेंट चाहिए था। करंट एलिमेंट की लेंथ बहुत स्मॉल थी, और यहां पर तो इस करंट एलिमेंट को अगर तुम बोलोगे, करंट एलिमेंट अगर बोलोगे तो इसकी लेंथ तो क्या है, ज्यादा है। फिर क्या हो गया, अगर ज्यादा है तो छोटी लेंथ मान लेंगे। मैंने क्या किया, इसको ऊपर बना देते हैं, थोड़ा सा यहां बना देते हैं, यहां बना आई था। मैंने यहां से y दूरी ऊपर जाके, मैंने यहां से y दूरी ऊपर जाके और एक dy लेंथ का, कितने का, dy लेंथ का छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया। मैं इस सेंट्रल लाइन से, किससे, इस सेंट्रल लाइन से y डिस्टेंस ऊपर गया, और y डिस्टेंस ऊपर जाके मैंने dy लेंथ का एक करंट एलिमेंट मान लिया। इस करंट एलिमेंट में बेटा करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, आई। अब क्या था सर, आर वेक्टर बनाना था। क्या बनाना था, आर वेक्टर। ठीक है बेटा, बना दो आर वेक्टर। सर आर वेक्टर के लिए हमें एक हेड चाहिए, क्या चाहिए, टेल। टेल कहां पे होनी चाहिए, करंट एलिमेंट पे। टेल कहां पे होनी चाहिए, करंट एलिमेंट पे। और हेड कहां पे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। ओके, ये बना दिया। अरे भाई क्लियर हो गया। ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया आर वेक्टर। करंट एलिमेंट बेटा ऊपर की तरफ। फिर मैंने क्या कहा था, करंट एलिमेंट के बीच का और आर वेक्टर के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा, ठीक है कि नहीं है। एक काम कीजिए, पहले आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90। ये थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। क्लियर है बेटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में क्या ऐड करूं कि टोटल 180 बन जाए। 90 माइनस थीटा में 90 प्लस थीटा ऐड कर दो, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो ये वाला ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। यानी आई वेक्टर करंट एलिमेंट के बीच का और आर वेक्टर, करंट एलिमेंट के बीच का और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। मैंने कहा एक काम कर लीजिए, ये डीबी वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है कि नहीं है। डीबी वेक्टर निकाल लीजिए, या डीबी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एक बारी। डीबी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट एलिमेंट डीएल साइन एंगल कितना है बेटा, 90 प्लस थीटा। और बाय में क्या था सर, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में, तो नीचे क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, आई डी एल कोस थीटा कोस साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब क्या हुआ बेटा, सिर्फ इसकी वजह से तो निकालना था नहीं, निकालना था तो बेटा पूरी वायर की वजह से था। किसकी वजह से था, पूरी वायर की वजह से, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना लो, पूरी वायर की वजह से। सर पूरी वायर की वजह से तो था, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत डीबी निकालनी पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ डायरेक्शन किधर होगी डीबी की। सर सबसे पहले करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में थंब, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ओपन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे जो आएगी वो आएगी इनसाइड, पाम आया इनसाइड। यहां पे अगर डायरेक्शन भी देखो, इस डायरेक्शन अगर डायरेक्शन देख भी ले तो ले भाई इनसाइड आई है, क्या आई है, इनसाइड। सर और ऊपर कोई पॉइंट ले, उसके लिए भी इनसाइड। नीचे कोई पॉइंट ले, अगर इससे नीचे आओगे तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर,
इनसाइड। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड आएगा। क्या आएगा, इनसाइड। तो सर अगर मेरे को बी नेट निकालना हो, टोटल बी निकालना हो, तो बेटा ऐसे ऐसे जितने भी डी बी निकलेंगे सबको क्या कर दो इंटीग्रेट, सबको क्या कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या बच गया, डीएल कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन तो बेटा अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन तो किधर आया है, इनसाइड आया है। अब सर म्यू नोट अपॉन 4 पाई का कांस्टेंट था, ये बाहर निकाल लिया, आई कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया। डीएल बेटा डीएल तो आपने चूज किया है ना, डी वाई ना होके इसको डीएल बोल दो। ठीक है, डीएल याद रह जाता है। ठीक है, डीएल तो आपने चुना है ना, डीएल की वैल्यू तो आपके चूज करने के ऊपर डिपेंड करती है कि डीएल की लेंथ कितनी मानोगे। आप डीएल को 2 सेंटीमीटर मानोगे, कोई बच्चा कहेगा मैं तो सर 1.5 सेंटीमीटर मानूंगा, मैं तो 0.5 सेंटीमीटर मानूंगा, मैं तो 0.5 mm मानूंगा। तो डीएल की लेंथ तो वेरिएबल है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड कि ऑब्जर्वर कितनी लेंथ उसकी मान के चलता है। ओके सर कोस थीटा, अब सर कोस थीटा वेरिएबल है, बिल्कुल है बेटा, थीटा वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करंट एलिमेंट यहां पे मानोगे तो यहां के लिए थीटा अलग आ जाएगा, नीचे के लिए थीटा अलग आ जाएगा, नीचे के लिए थीटा और अलग आ जाएगा, यानी थीटा भी सर चेंज होगा करंट एलिमेंट के साथ साथ। तो थीटा भी वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है तो कोस थीटा वेरिएबल है। सर आर भी वेरिएबल है। अब बेटा आप खुद बताइए, ऊपर जाओगे तो आर की लेंथ अलग आएगी, यहां के लिए आर अलग, 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 अलग अलग अलग। तो आर भी सर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के सॉरी करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गया, यानी कि सर 3 वेरिएबल हैं, एल थीटा एंड आर, या कहीं डीएल थीटा एंड आर। तो क्या करें, इंटीग्रेशन सिंगल है, सिंगल इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल के साथ डील करेगा। तो एक काम कीजिए, कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि 3 वेरिएबल, तीनों वेरिएबल एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, देख शुरू करें। ओके अब ध्यान से सुन, इस ट्राइंगल में मेरे को एक बात बता छोटी सी, तू एक कुछ ऐसा वेरिएबल ढूंढ, कुछ ऐसी चीज ढूंढ जो अलग अलग जगह पे भी अगर तुम जाओगे वो फिक्स रहे, वो क्या रहे, फिक्स रहे। अब देख बेटा, अगर आप यहां थे, आपने करंट एलिमेंट यहां पे लिया, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी थी, ए। अगर आप करंट एलिमेंट यहां ले जाओगे तब भी परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, ए, आर बदल जाएगा। नीचे आओगे बेटा आर बदल जाएगा बट परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह वाई भी बदल जाएगा। यानी सर अगर मैं करंट एलिमेंट को ऊपर या नीचे मूव कर रहा हूं तो उससे मेरा आर बदल रहा है, उससे मेरा वाई बदल रहा है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया सर। इसको भी तुम एल मान लो बेटा, ये एल, एल डी एल, ठीक है, ऐसा रहेगा। सर एल भी बदल रहा है, ठीक है कि नहीं है, बट एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज ए। करंट एलिमेंट कहीं भी मान लो, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट। तो कुछ ऐसा करो, ये जो वेरिएबल थिंग है कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि ये वेरिएबल चीजों में ए आ जाए। क्या आ जाए, ए। सबसे पहले देख, मैं यहां पे क्या पुट करें, यहां भी पुट कर लेते बेटा कोस थीटा। क्या पुट कर लेते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया, ए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, आर। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू देखूं, ए बाय कोस थीटा आ गई, ए बाय क्या आ गई, कोस ऑफ थीटा। सर आर की वैल्यू तो ए बाय कोस थीटा आ गई। ठीक है बेटा, कोई वाली बात नहीं। सर आर में ए भी आ गया और थीटा भी आ गया, आर एक वेरिएबल था उसमें थीटा वेरिएबल फिर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी लिखो। इसी तरह अगर मैं यहां से कहूं कि टेंजेंट थीटा निकाल, टेंजेंट थीटा सर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एल, बेस कितना है, ए। तो यहां से अगर मैं एल की बात करूं तो आ गया ए टेंजेंट थीटा। बट सर मेरे को एल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डीएल चाहिए। तो सर डीएल अगर चाहिए, छोटी सी लेंथ, डीएल अगर चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दे, इधर डिफरेंशिएट किया तो ठीक है, डीएल ए कांस्टेंट तो बाहर आ गया, सीक टेंजेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा, थीटा का डी थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर, डीएल की वैल्यू ये आ गई। डीएल के अंदर भी सर
थीटा वेरिएबल, आर के अंदर भी थीटा वेरिएबल, ठीक है, थीटा के अंदर थीटा वेरिएबल। तो सर अब यहां पे पुट करें तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन, डीएल की जगह क्या पुट करेंगे, डीएल की जगह ये क्या है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज डीएल। कोस थीटा की जगह बेटा कोस थीटा, और बाय आर की जगह ए बाय कोस थीटा। ए बाय कोस थीटा को, ए बाय कोस थीटा को क्या मैं ए सेकेंड थीटा लिख दूं, तो सर ए बाय कोस थीटा को मैं लिख रहा हूं ए सीकेंड थीटा, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, क्या कर दिया स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या थी, इनसाइड, डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड। ओके, अब ध्यान से देखिए बी आ गया बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये बन गया ए सीकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब बेटा ऊपर ए था, इस ए से इसकी एक पावर गई, एक तो बच गई, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा बच गया, तो ये कितना बन गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा बाई ए, कोस थीटा डी थीटा बाई ए। बेटा ए को बाहर ले आओ, ए को क्या ले आओ, बाहर ले आओ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जगह बन जाए, ठीक है ना। आई थिंक साफ दिखाई दे रहा हो, मैं चेक कर लेता हूं, हाँ इशू तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, कोस थीटा डी थीटा। सर लिमिट किसकी आएगी, थीटा की। थीटा क्या था सर, सेंट्रल लाइन से, इस परपेंडिकुलर लाइन से उस करंट एलिमेंट को मैंने देखा था, क्या यही करंट एलिमेंट देख रहा, नहीं सर, करंट एलिमेंट देखते 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 ये समझ लीजिए ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से के सामने तो ये वाला पॉइंट है, ये होगा कि नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं गर्दन को उठा रहा हूं वैसे वैसे मेरी गर्दन क्या जाएगी, क्लॉकवाइज जाएगी, क्या जाएगी, क्लॉकवाइज, ऊपर वाले सिरे तक। फिर हो गया कि नहीं होगा, फिर मैं ऊपर वाला सिरे तक देखा तो ये वाली वायर कंप्लीट होगी। अब यहां से किधर जाना है, नीचे भी तो देखना है, नीचे कॉर्नर को भी देखना है। जब मैं नीचे देखूंगा इस लाइन से तो मेरे को गर्दन घुमानी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये बेटा सर आपको ऑब्जर्व करते 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 कहां तक जाना है, ऊपर वाले एंगल तक जाना है, क्लियर हो गया। और फिर ऑब्जर्व करते करते नीचे वाले सिरे तक आना है, क्लियर है। अगर मैं कह दूं कि ऊपर वाले सिरे तक घूमते 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 कितना एंगल गए, लेट्स से थीटा वन, लेट्स से थीटा वन, और नीचे वाले एंगल कॉर्नर तक आते आते कितना एंगल घूमे हो, थीटा टू। बट ध्यान ये रहे थीटा वन और थीटा टू दोनों किसमें है, अपोजिट सेंस में है। थीटा वन क्या था बेटा, इस सेंट्रल एक्सिस से गर्दन को घुमाई 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 और ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ जाना है, बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर आ गया सर, कितनी गर्दन घुमानी पड़ी, थीटा वन गर्दन घुमानी पड़ी, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो सर ऊपर ऊपर का कंप्लीट हुआ है, अब नीचे का यहीं पे फिर आओ, यहां से फिर तुमने गर्दन को घुमाया, घुमाते 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 बिल्कुल नीचे वाला कॉर्नर देखा, कितना एंगल गर्दन घुमानी पड़ी सर, थीटा टू घुमानी पड़ी, कितना एंगल गर्दन घुमानी पड़ी, थीटा टू, थीटा टू गर्दन घुमाई है, बट सर अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाई है, ठीक है कि नहीं है। तो बेटा आपको पता है सर एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन आपने बदल दी है तो एक रोटेशन को प्लस मानोगे तो दूसरी रोटेशन को माइनस। हम ये कर लेते हैं नीचे वाले को माइनस मान लेते हैं, माइनस थीटा टू, और ऊपर वाले को प्लस थीटा वन, क्लियर होगा कि नहीं होगा। मापने कहां से है, परपेंडिकुलर लाइन से, थीटा वन थीटा टू कहां से, परपेंडिकुलर लाइन से, ओके। तो देखिए बेटा ये आ गया फिर डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, आई बाय ए। उसके बाद बेटा कोस का क्या आएगा, प्लस साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या आता है, प्लस साइन,
यहाँ पे आ गया प्लस साइन थीटा माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1। डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट दे दी, कांस्टेंट लिखेंगे नहीं। ओके, अब बेटा लिमिट पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन ऑफ पहले अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ फिर लोअर लिमिट, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, डायरेक्शन बेटा वही, डायरेक्शन इनसाइड आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है इनसाइड। ओके, ये आया, समझ में आ गया। अब ध्यान से एक बात सुन लो, ये जो तुमने प्लस लिखा है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं नोट करने की। थीटा 1 एंड थीटा 2 शुड measured from perpendicular line। थीटा 1 थीटा 2 हमेशा किससे मेजर करने हैं, परपेंडिकुलर लाइन से, याद रहे। उसको क्या कीजिए, वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जो कहां पे जाए उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट भाई, प्लस तब लिखेंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 both measured in opposite sense। बेटा प्लस तब लिखेंगे जब ये दोनों रूल फुल होंगे। अगर कभी ऐसा हो गया कि सर सेम सेंस में मेजर करने पड़ गए, किसमें, सेम सेंस में मेजर करने पड़ गए, सेम सेंस में अगर तुमने थीटा 1 थीटा 2 को मेजर किया तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिख दूं b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, और a क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी याद रखें, ये जो a है वो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रहे, a एक्चुअली क्या है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मिनट कोई भी डिस्टेंस नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अगर नहीं दे रखा तो आप उसको बनाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मिनट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कब, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2 किसमें है, ऑपोजिट सेंस में। और अगर बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, क्लियर हो गया। ये कब लगाएंगे, व्हेन थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों किसमें है, सेम सेंस में, किसमें है, सेम सेंस में। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और एंगल कहां से मापने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दोनों एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मापे। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। ओके, अब बेटा इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है कि नहीं है। यहां तक आप कर लीजिए, कोई इशू हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर इसके ऊपर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ लीजिए, कोई भी इशू हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, तब तक बेटा पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपने आप का और खुश रहिए। ओके।